रे ऑप्टिक्स पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था, कुछ आइडिया दोगे बच्चों, छोटा मोटा ऐसी? अपन ने कुछ ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में देखा, और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस कर लिया था। 5 टाइप की प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स, इन दोनों चैप्टर के अंदर। ओके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिए, जिसमें दोनों नियम के अंदर एक तुमने 10th क्लास का जो तुम्हारा स्कैम हुआ था वो क्लियर कर लिया था अपन ने, कि एक ही प्लेन में होने का मतलब क्या होता है, रे ऑफ लाइट, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन पर होती है। मतलब ये, ना कि ये तीनों एक ही प्लेन पर होनी चाहिए ना, ऐसे आगे पीछे नहीं होनी चाहिए उंगलियां। तो ठीक है, हमने लास्ट में जाते जाते यहां तक कंप्लीट किया था। तो आज अपन कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस उठाएंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट भी देखेंगे। रेडी हो बच्चों? नहीं हो? बोलो हाँ। आवाज नहीं आई? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टी है वैसे, लेकिन इसको मैं क्वेश्चन नाम दे देता हूं। इफ कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, तो पहले तो बनाओ मिरर। बन गया क्या मिरर? तो बनाना थोड़ा मोटा। इंसिडेंट रे हमेशा कौन से कलर की लेना चाहोगे बताओ? अभी से तुम जो डिसाइड करोगे वही कलर उठाएंगे हमेशा। इंसिडेंट रे हमेशा पूरे चैप्टर में एक ही कलर, जब भी उस कलर को उठाऊंगा वो इंसिडेंट रे को शो करेगा। कौन सा? ठीक है, तुम कह रहे हो इसलिए मैं ये वाली ले लेता हूँ ना बच्चों। ठीक है, अच्छा, जब भी रे ऑफ लाइट बनाओ तो एरोज वाली जरूर बनाना। जब भी एक रे ऑफ लाइट आती है, इंसिडेंट रे, तो पहले क्या बनता है? नॉर्मल का कलर बताओ, क्या बनना चाहोगे हमेशा? कौन सा? व्हाइट कलर, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल व्हाइट ले लो। और फिर इंसिडेंट रे का कलर बोलो। ठीक है, येलो चलेगा। इस एंगल को क्या बोलेंगे? आई। इस एंगल को क्या बोलेंगे? अब बताओ, ऑप्शन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बताओ ढंग से देखो तो क्या लिख रखा है बच्चों, पूरी लाइन पढ़ो। समझे क्या लिखा हुआ है? इफ वी कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, इंसिडेंट रे को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। द मिरर इज रोटेट अबाउट द एंगल थीटा, और मिरर को एंगल थीटा पर रोटेट कर दे। मैं कॉपी करा इसको। घूम क्यों नहीं रहा है? हाँ, घुमा। समझ रहे हो क्या बच्चों? इस बार मिरर को एंगल थीटा पर रोटेट कर दिया, तो क्या तुम्हें लगता है कि यहां पर अलग से नॉर्मल बनेगा? इसका ये सारी कहानी हटा दूं तो इसका नॉर्मल कैसा बनेगा बताओ? इसके परपेंडिकुलर ऐसे ही जा रहा है क्या बच्चों? तो मानते हो कि नहीं? देख लेना ढंग से। ये किस वाले मिरर की बात कर रहा हूँ? येलो वाला। कलर चेंज करूँ इसका या नहीं? कलर चेंज कर देता हूँ। आई थिंक ये वाला कलर ले लेते हैं। ये सही है? 2 मिनट रुको, सबका कलर वाइट कर देता हूँ। नहीं हो रहा क्या? हाँ, जो मिरर में बनाने वाला हूँ टेढ़ा करके, उसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। क्या दे दे? ऑरेंज। तो उसका नॉर्मल भी कैसा बनेगा बच्चों बताओ? ऑरेंज बना। लग रहा है ना ऑरेंज कलर? बहुत बढ़िया। इस कलर को भी तुम ऑरेंज बोल पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बच्चों, तरक्की कर रहे हो। सुनो, अब तुम्हें जो इंसिडेंट एंगल मिलने वाला है वो कैसा बनेगा? ये है क्या? हाँ या ना? क्योंकि मैंने बोला कि इसको क्या कर दिया मैंने? फिक्स। तो इसका रे ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट ऐसे जा रही है। लेकिन अगर मैंने मिरर को किसी एंगल पर, थीटा एंगल पर क्या कर दिया बच्चों? टिल कर दिया। थीटा एंगल पर टिल करा, पता कैसे चल रहा है बच्चों? दिख रहा है क्या? ये थीटा एंगल पर मैंने टिल किया है, थोड़ा सा टिल कर दिया। ये पहले था मिरर, अब क्या हो गया बच्चों? टिल करने के बाद सेकंड। तो टकराने के बाद रे ऑफ लाइट कैसे जाने वाली, ये बता दो तुम तो मुझे। और मानते हो कि नहीं? कौन से एंगल की बात हो रही है? ये वाले एंगल की बात हो रही है। क्या तुम इसे आई डैश और आर डैश बोल दोगे क्या? आई डैश और आर डैश, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो आर डैश है ये कितने एंगल डिस्प्लेस हुआ? इस एंगल को क्या बोल दिया? मानते हो कि नहीं मानते हो? और ये वाला एंगल भी कितना है? क्योंकि नॉर्मल जितना डिस्प्लेस होगा वही एंगल, दोनों मिला के कितना हो गया? ढंग से देखो बच्चों,
कि ये जो आर डैश, ये वाला जो आर डैश आ रही है ना हमारे पास, वापस बता रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं कि किसी एंगल थीटा पर रोटेट कर दो तो अबाउट एन एक्सिस द प्लेन ऑफ मिरर इज रिफ्लेक्टेड एट रे इज रोटेट थ्रू द एंगल 2 थीटा। कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है बच्चों? 2 थीटा एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये वाली जो हमारे पास सेकंड रिफ्लेक्शन आया है, यहां से तो थीटा रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन ये पूरा कितने से रिफ्लेक्ट हो जाएगा बच्चों हमारे पास? यहां से यहां तक, दैट इज 2 थीटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वैसे ये एंगल मैं सही से मेजर नहीं कर रहा हूं ना, एक बार वापस देख लेते हैं डायग्राम। येलो वाला पूरा सेपरेट कर देते हैं, व्हाइट वाला पूरा सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। जरा देखना, अगर मैंने इसको थीटा रिप्लेस किया तो क्या ये भी एंगल थीटा ही होगा क्या? ये पहला वाला नॉर्मल है और ये दूसरा वाला नॉर्मल है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसमें से आर जो है वो कितना डिस्प्लेस होगा ये अपन को चेक करना है ना। तो अपन को बोला गया है कि इफ कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स द मिरर इज रोटेटिंग अबाउट एन एंगल थीटा अबाउट एन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेट थ्रू एन एंगल 2 थीटा। किसके अबाउट होता है? अबाउट एन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ मिरर, प्लेन ऑफ मिरर से 2 थीटा रिप्लेस होगा ना, ठीक है। तो मतलब ये वाला एंगल बताना बच्चों अपन को, यहां से कितना डिस्प्लेस हुआ, क्या लगता है ज्यादा हुआ या कम हुआ? देखते हैं बच्चे, चेक करता हूं ना मैं। इसने बोल रखा है कितने से? 2 थीटा से। तो ये हमारे पास है फर्स्ट रिफ्लेक्शन और ये क्या है हमारे पास? सेकंड। तो सेकंड वाली जो रे है वो 2 थीटा रिप्लेस हो जाएगी, थीटा हो गया। देखते जाना बच्चों, क्या एंगल आई डैश जो है वो आई प्लस थीटा हो गया क्या, हाँ या ना? देखते जाओ डायग्राम, एंगल आई डैश जो है वो आई प्लस थीटा हो गया क्या? हाँ बोलो तो आगे चलू, सिर्फ हाँ बोलो तो आगे चलू, ठीक है। उसके बाद जो एंगल आर डैश है ये पूरा लिख रहा हूं बच्चों मैं, आर डैश की वैल्यू है ना, रेडी हो? इस एंगल की मुझे वैल्यू पता नहीं तो क्या मान देता हूं, एक्स। इस एंगल की वैल्यू बता दो बच्चों कितनी होगी, हिम्मत है तो। कोई बोलेगा कि आर माइनस थीटा है और ऐसा बोलो कि सर व्हाइट कलर में लिखो तो मान बोल देंगे हम। समझ गए बच्चों व्हाइट कलर में क्यों बोल रहा हूँ? इस पूरे एंगल की वैल्यू आर माइनस, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है, आर में से थीटा माइनस कर दिया, बहुत बढ़िया। तो जरा देखो आर डैश की वैल्यू, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा बच्चों, हाँ बोलो तो भी आगे चलो। क्या ये पूरा एंगल जो है यहां से आर डैश आर माइनस थीटा प्लस एक्स हो जाएगा क्या? अब कहते हैं कि एंगल आई डैश और आर डैश दोनों सेम होंगे, बताओ कैसे? बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब आई प्लस थीटा बराबर हो जाएगा किसके? आर माइनस थीटा प्लस एक्स। आर से आर, हाँ आई कट जाएगा क्योंकि आई बराबर आर पहले से पता अपन को। तो थीटा बराबर माइनस थीटा प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो एक्स की वैल्यू क्या मिली मुझे? अब स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब मुझे तुम्हें जो चीज समझानी वो ये एक्चुअली अपने सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ये क्वेश्चन क्यों उठाया कि पीछे का कारण, एक तो तुम्हें क्या आनी चाहिए बच्चों, हाँ ज्योमेट्री में भी एक चैप्टर है बच्चों लाइंस एंड एंगल, क्लास बताओ कौन सी? 9th। चैप्टर नंबर कौन सा? 6th। 9th क्लास। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था ना बच्चों, पढ़ाना तो मैंने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया, लेकिन ऐसे अच्छे लेवल पे स्टार्ट करना, जैसे किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाना, तो अजमेर में एक इंस्टीट्यूट खुला था मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, है ना। तो ये बहुत पहले की बात है, लाइक 2015 की बात है बच्चों, 2015, तब मैं फाइनल ईयर में था। तो मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड करके कोटा की एक ब्रांच खुली थी अजमेर में, सेंट पॉल स्कूल के जस्ट सामने, ठीक है। तो उसमें जो डायरेक्टर थे वो 3-4 थे, उसमें से एक हमारे सर थे, मनीष शर्मा नाम था उनका। क्या पढ़ाते थे वो फिजिक्स, उनकी वजह से आज मैं तुम्हें फिजिक्स पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक चीज में ऑब्जर्व करा कि मेरी मैथ्स अच्छी है जब मैं कॉलेज में था।
तो उनके शायद इंस्टीट्यूट का मैथ्स का जो फैकल्टी थी वो चली गई होगी या नहीं पढ़ा पा रही होगी या कुछ भी XYZ। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर डेमो के लिए बुलाया। मेरा पहला एक्सपीरियंस, मैं डेमो देने गया। मैं डेमो देने गया तो मुझे 9th क्लास में भेज दिया गया, और मैं 9th क्लास में मेरी तरफ से जो बेसिक हो सकता है वो बता के आया बस। फिर मैं 10th क्लास में भी डेमो हुआ, 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा के आया। मेरा डेमो हो गया, मैं घर जा रहा था। अब क्या है कि मुझे ना मेरी मूछें देखने की बड़ी आदत है कांच में। इवन में मेरी गाड़ी पे मेरे साइड में ही चल रहा था, लेफ्ट साइड में चलते ना जैसे, तो मैं आसानी से लाल फाटक वाला जो रोड है ना यहाँ से चल रहा था। सुनसान रोड होता ही अक्सर है ना, टेंट पोल से लाल फाटक की तरफ जाते ना तो एक सुनसान गली जाती है, तो वहां से मैं जा रहा था, अपनी साइड में चल रहा था। जैसी मुझे सवारी जितने में तो 3 जन आए मेरी बाइक पर ठोक के चले गए, सिर्फ एज अड़के। मेरे इस पैर के पंजे पर बाइक भेड़ी और अपने आप को संभाला, वो तीनों गिर गए। मैं तो बैलेंस था, मेरी गाड़ी स्पीड में नहीं थी क्योंकि, और मैंने देखा है देख के तो चला लो। मैंने कहा अबे देख के तो चलाओ। जितने में तो विद इन सेकंड झन्नाटी आई मेरे दिमाग पे कि मेरा पूरा पैर जाम हो चुका। मेरा जो पैर था ना ऐसा ऐसे हो चुका था। मुझे उस समय पता नहीं चला कि मेरे को 3 सेकंड बाद पता चला कि मेरा पैर ऐसा हो गया, इकट्ठा हो चुका है। टायर सीधा पैर के परपेंडिकुलर लगा है, ठीक है। और है ना मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही, अब मैं किसी को बचाओ बचाओ भी नहीं बोल पा रहा हूँ। और मेरा ये पैर सुना, मेरे पूरी बॉडी सुन हो गई, और ये वाला पैर और ये वाला हाथ सही है। गाड़ी मैंने बंद कर दी है, सब कुछ बाकी यहाँ से कुछ काम नहीं कर रहा, सिर्फ यहीं से काम कर रहा है। सबसे पहले लगाया स्टैंड, स्टैंड पे आराम से बैठ गया भाई ऐसे। और जितने में एक बुलेट जा रही थी, और बुलेट जा रही थी तो वहाँ पर मेरी पहली बार मुलाकात हुई। भीमराज बड़ाना करके कोई व्यक्ति थे जो वहाँ से गुजर रहे थे। ना मुझे वो जानते हैं ना मैं उनको जानता हूँ, वो यहाँ से देवेंद्र की जानकारी है वो। तो पहली मुलाकात मेरी शिवराज बड़ाना और उनसे वहीं पर हुई। वो मुझे आए, उन्होंने गाड़ी घुमाई मेरे पास लेके, क्या हो गया भैया? मेरे से बोला ही नहीं जा रहा कुछ, ना मेरे पास जवान थी ना कुछ, पता नहीं क्या हुआ, पैरालाइज हो गया होगा शरीर शायद, ऐसा हो सकता, पता नहीं क्या हुआ। तो उन्होंने मेरे को मेरी गाड़ी साइड में लगाई, चाबी निकाली, मेरी गाड़ी पे बिठाया और मुझे ले गए पहलवान के पास सीधे। पहलवान ने मना कर दिया कि नहीं हमारा केस नहीं। फिर जेलन ले गए। जेलन पे इत्तेफाक से मेरा दोस्त है ना, नर्सिंग डिपार्टमेंट में था, वो वहाँ पर ड्रेसिंग करने का काम कर रहा था, है ना। और उस समय उसने देखा तो मेरे पैर का एक्सरे करवाया। एक्सरे में पता चला कि मेरा फ्रैक्चर कुछ नहीं हुआ। और ये ड्रेसिंग रूम में गए तो मेरे दोस्त ने ना बिना सुन के मेरे नाखून से ना, मतलब अंगूठे से, अंगूठे का नाखून निकाला बिना सुन के, बिना एनेस्थीसिया दिए। छोटा मोटा जो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं कुछ भी नहीं दिया। दोस्त था। उसने कहा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो मैंने उसकी बात मान ली। कंधे पे उसके हाथ था, वो अंगूठा निकाल रहा था और मैंने उसकी गुद्दी पकड़ ली अंगूठा निकालते, और 3 गालियां बक दी हाथों हाथ, हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड 3 गालियां बक दी। तो उसमें तो डॉक्टर्स आ गए कि ये क्या लगा रखा है। अब क्या होता है हॉस्पिटल में जब ऐसी आवाज आ जाती है ना तेज, और इवन गालियां भी, तो डॉक्टर कहे कि क्या लगा रखा है, ये तुम्हारा तरीका है, एक तो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त कहते हैं अरे नहीं नहीं सर, मैं ही मजाक कर रहा था इसके साथ। अब देखो कितना बड़ा मजाक, कितना बड़ा मजाक करा उसने मेरे साथ। मतलब उसे लगा होगा कि मेरी बॉडी में सेंसिटिविटी है नहीं। वो मेरे को बोल रहा है अरे मैं चेक कर रहा था कि तेरी बॉडी पैरालाइज तो नहीं हो गई है। पूरा पूरा सेंसिटिविटी आ रही दिमाग में कि भाई तू मेरे सामने मेरे ही नाखून निकाल रहा है, वो भी अंगूठे का, अंगुली का निकाले तो वो सर्दियों वाली बात हो जाए कि गेट से छोटी वाली उंगली भिड़ गई है, लेकिन यहाँ पर तो तूने पूरा अंगूठा ही निकाल दिया। वो थोड़ा सा उखड़ा हुआ था, तू चाहता तो उसको ड्रेसिंग करके दवा देता, तो दवाई लगा लगा के अपन उसको चुपचाप से बातचीत कर लेते, नहीं पूरा निकाल दिया उसने। हाँ अभी सही है मेरा अंगूठा। और जितने में तो फोन आ जाता मेरे पास मोशन एजुकेशन से कि सर आपका सिलेक्शन हो गया है, कि आपका सिलेक्शन हो गया है और स्टूडेंट हैव सेटिस्फाइड एंड वी आर ऑफरिंग द लेटर एंड यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुमारो, द टाइमिंग ऑफ योर शेड्यूल दिस मंथ। तो मैंने मनीष सर को फोन किया, मैंने सर मेरा हो गया एक्सीडेंट, कोचिंग है जस्ट पास में से, मैं हूँ जेलन। वो तो सीधा कोचिंग वोचिंग छोड़ के मेरे पास ही आ गए। वो आ गए, बोले ऐसे कैसे हो गया? मैंने कहा पता नहीं कोई भेड़ के चला गया। तुम मानोगे नहीं, जिस ड्रेसिंग टेबल पे मैं हूं ना उसी ड्रेसिंग टेबल पे 3 लड़के आए, 3 लड़के आए, तो तीनों मेरे जानकार, तीनों मेरे कॉलेज में ना, हमारे ना मैकेनिकल ब्रांच, मतलब हमारे कॉलेज में ये होता है कि D2D बैच अलग होता है और डायरेक्ट डिग्री वाला बैच अलग होता है। D2D मतलब डिप्लोमा से जो डिग्री करने आते हैं। डिप्लोमा से डिग्री का मतलब क्या हो गया कि कुछ बच्चे होते हैं तो 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं, पॉलिटेक्निक में करने के बाद फिर डिग्री करने जाते हैं, इंजीनियरिंग करने, पहले डिप्लोमा कर लेते हैं। और हम डायरेक्ट 12th के बाद इंजीनियरिंग में गए, तो वो डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग में आए, हम डायरेक्ट इंजीनियरिंग में। तो उनका बैच है ना सेकंड ईयर से चालू होता है,
हम पहले फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं, वो फर्स्ट ईयर पढ़ के आ चुके होते हैं डिप्लोमा, उनका सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन होता है। तो मैं उनको ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन हाँ ये पता है कि नए बच्चे हमारी क्लास में डिप्लोमा से आए हैं कुछ, वो तीनों को मैं पहचान गया। मैंने कहा कुणाल तू, हाँ यार किसी ने भेड़ दिया है यार, ये अपने मार्टन बीच के आसपास वो जो गली है ना, वो जो गली है ना, क्या कहते हैं, कौन सी गली, लाल फाटक वाली, वहां पे यार कोई जा रहा था, उसने भेड़ दी यार, हम तीनों के पैर ही फ्रैक्चर हो गए। अब तुम देखो, मैंने कहा उसके साथ क्या हुआ होगा, बोलो कुछ नहीं यार, उसके ज्यादा लग गए इसलिए हम भाग गए वहां से। मैं तुम्हें पता है अगर वो मर जाता फिर क्या होता, अरे यार हम फंस जाते यार, हमारे पास हेलमेट भी नहीं था, 3 जने थे। बेटा बेटा मैं ही था वो जिससे तुम छोड़ के गए। क्या बात कर रहा हो भाई, तू एफजेड थी क्या तेरे पास? मैंने हाँ मैं ही था वो तुम ऐसे छोड़ के चले गए, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति तो तुम मार के चले जाओ, पता ही नहीं चले किसी को, और तुमने मेरी शक्ल भी नहीं देखी। बोले यार तुम तो भिड़ दी गाली बक दी, अब तो हम भाग गए। बोले तुम पकड़ ना ले, मान ले, क्योंकि गलती हमारी थी, रॉन्ग साइड से आ रहे थे। अरे यार चल कोई बात नहीं यार, कितना लगा? मैंने कुछ नहीं, मेरे तो सिर्फ पैर इकट्ठा हुआ है, फ्रैक्चर नहीं हुआ, मांस फट गया था पूरा बॉडी, पूरे पैर का मांस फट गया। फिर मनीष सर आए, देख के चले गए, हो गया। फिर उन्होंने बोला मनीष सर ने कि यार टीचर है नहीं मैथ्स का, पढ़ानी तो तुझे पड़ेगी, तो तू क्या बैठ के पढ़ा देगा क्या मैथ्स? मैंने बैठ के क्या, बोर्ड नीचे कर दो, मैं तो लिख के पढ़ा दूंगा चेयर पे बैठ के, लेकिन आऊंगा कैसे? ठीक है कोई बात नहीं, हम तेरे को फैसिलिटीज देते हैं। तो मुझे ना कार लेने आती थी, कार में मुझे घर से उठाया के पटका जाता था, फिर मुझे कोचिंग ले जाया जाता था, फिर मैं पढ़ाता था, फिर मेरे को कार में वापस पटक के वापस घर तक छोड़ा जाता था। ऐसा लग रहा है कि वो बुढ़ापे में नहीं होता जैसे कि ना अब चलने फिरने जैसा हूं नहीं, लेकिन मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है और मुझे बस मेरा धंधा संभालने के लिए एक बार घर से निकलना ही पड़ेगा, बस वैसे ही कुछ चल रहा काम। अब मैंने इतनी बड़ी कहानी तुम्हें क्यों बताई होगी, क्योंकि मैंने जब मोशन में पहला चैप्टर पढ़ाया था ना, उस चैप्टर का नाम ही क्या था? लाइन्स एंड एंगल, क्लास 9th, चैप्टर नंबर 6, और सितंबर का मंथ था, और मुझे इंग्लिश में लाइन्स एंड एंगल चैप्टर पढ़ने में इतनी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि मैंने ये चैप्टर हिंदी मीडियम में पढ़ रखा था। रेखा व कोण, जिस कोण को हम बोलते थे ना शीर्षाभिमुख कोण, उसे हमें वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बोलना पड़ा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, बहुत सारे कोण ऐसे थे जिसको हम हिंदी में जानते थे, लेकिन इंग्लिश में मुझे वो नाम पढ़ना पड़ा। तो मैंने चिट बना के लेके जाता था, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब ये होता है, कोड लिख दिए छोटी छोटी उंगली पे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और क्या होते थे एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, हिंदी में साफ नाम था एकांतर कोण, बस सीधा एक का अंतर एकांतर, वहां अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, बोलने में ना बबलिंग हो जाती थी, तो ऐसे लिख के ले जाता था, बड़ी तकलीफ होती थी। लेकिन हाँ मुझे ये चैप्टर पूरा तब से याद है, हाँ तो हालांकि पढ़ाना तो आता था, लेकिन इस चैप्टर को रिलेट कर देते अब किससे, ऑप्टिक्स से। पूरी ऑप्टिक्स में वो चैप्टर पूरा काम आएगा, एज इट इज पूरा काम आएगा। वहां पर तुम्हें लीनियर पेयर के बारे में भी पता होना चाहिए, वहां पर तुम्हें कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में, वर्टिकल ऑपोजिट, तो कौन कौन जानता है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है? बता दू, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल का मतलब होता है वर्टेक्स, ऑपोजिट मतलब उसके आमने सामने, वर्टेक्स के आमने सामने वाले एंगल हमेशा, जैसे मान लो ये, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके, सही है, इसके वर्टिकल ऑपोजिट। और ये वाला एंगल किसके बराबर, और ये वाला किसके बराबर, ये वाला बेटा, समझ गए क्या? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर होता है जिसमें क्या बनता है बच्चों, जेड। और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं बताओ? एक्सटीरियर मतलब ये वाला इसके बराबर होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए, संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यार इससे तो दर्द हो रहा है नए वाले माइक से। हाँ ये लोहे का है, इससे दर्द हो रहा है। यहाँ से सही है, हेलो हेलो, चल आगे चले बच्चों, ये तरीका समझ में आया? इस क्वेश्चन को बताने का मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव था कि मैं तुम्हें इन एंगल्स के बारे में थोड़ा मोड़ा कुछ बता सकूं, यही चीजें बार बार यूज होगी आगे भी। पढ़ो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है तो प्रॉपर्टी, लेकिन इसको मैंने एज ए क्वेश्चन लिख रखा है। टू सी कंप्लीट इमेज इन अ प्लेन मिरर, द मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर शुड बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। अब इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैंने बनाया बच्चे एक मिरर, लग रहा है कि मिरर, अब लग रहा है,
अब लग रहा है। मान लो किसी पर्सन को अपनी हाइट देखनी बच्चों, क्या देखनी बच्चों? हाइट। तो पर्सन बनाता हूं तो क्या ये ठीक है? हेटर्स हो तुम यार। देखो कि ना तुम्हें जो है, तुम चिढ़ते हो मेरे से, चिड़ोगले कहीं के। अरे इससे भी बड़े बड़े बाल थे मेरे। क्या कह रहा है? कैसे थे? अरे यार क्या बताऊं मैं तुम्हें। जॉनी ब्रावो का नाम सुना है तुमने? सुना है जॉनी ब्रावो का नाम? अरे तो देखो, सुनो सुनो सुनो, हमें ना हमें जो मिरर है ना उसमें अपनी पूरी हाइट देखनी है। ये मैं नहीं हूं ना, ठीक है? सुनो, अगर मुझे मेरी पूरी इमेज देखनी है तो मैं मेरी टांगे देखूंगा, मुझे टांग पूरी दिखनी चाहिए, और मुझे मेरा ये वाला पोर्शन भी पूरा दिखना चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते? अजय मेरी बात, ठीक है? तो कहते हैं कि यहां से रे ऑफ लाइट आई और टकरा के वापस कहां आनी चाहिए? तो वापस बना देता हूं। एक, अब सही है? अब बताओ कि क्या ऐसा कभी पॉसिबल है क्या बिना नॉर्मल के? नहीं। तो क्या बनाना पड़ेगा एक, विदाउट नॉर्मल तो ये पॉसिबल है ही नहीं। बड़ा टेढ़ा नॉर्मल बना यार। अब सही है? परफेक्ट। क्या बन गया बच्चे ये? नॉर्मल। तो नॉर्मल के हिसाब से तो एंगल सही नहीं बना है ना? कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, सही है यहाँ तक। अब मुझे मेरी टांगे भी देखनी है, तो टांगे देखने के लिए मुझे इन दोनों के बीच में क्या बनाना पड़ेगा पहले? रे ऑफ लाइट। यही रे ऑफ लाइट। टकराती क्या बनेगा बच्चों पहले? नॉर्मल। नॉर्मल बनाने के लिए मैं इसी लाइन को वापस ले लूंगा नीचे, एज इट इज। ये बन गया नॉर्मल। नॉर्मल बनाते क्या होगा बताओ? सही है क्या अजय मोरी बात? ठीक है। तो मुझे बताओ कि मेरी इमेज कैसी बनेगी सामने? क्या बोल देता हूं उसको मैं? एक तो डिस्टेंस सेम होगी, और पता है क्या होगा साथ में सेम? कुछ समझ में आ रहा है क्या बच्चों? सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए ना, डिस्टेंस भी सेम रख देता हूं, सही है क्या? चलेगा। तो मुझे बताओ कि रे ऑफ लाइट कहां तक जा रही है? ऐसे जा रही है? और ये वाली रे ऑफ लाइट कहां तक जा रही है? कोइंसाइड करते हुए जा रही, जाने दो, कोई बड़ी बात नहीं। अब मुझे जो चीज समझानी है वो क्या है वो देखना। अगर तुम्हें तुम्हारी पूरी हाइट देखनी है
तो पूरी हाइट देखने के लिए क्या होगा कि रे ऑफ लाइट में यहां से यहां तक तुम्हारी आंखें ना ये पूरा पोर्शन देख पा रही है, मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर तुम तुम्हारे नाखून देख पा रहे हो, अंगूठे को देख पा रहे हो, तो इसका मतलब सब कुछ देख पाओगे तुम, मानते हो कि नहीं? यहां तक का सारा पोर्शन देख पा सकते हो तुम। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि रिफ्लेक्शन का मेन प्रोसेस होता क्या है कि किसी पॉइंट पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है और हमारी तरफ आती है। तो मान लेते हैं कि जैसे लाइट ऑन करी तो हमारे अंगूठे पर वो लाइट पड़ी और उस अंगूठे से हजारों लाखों लाइटें निकली, बहुत सारी। उसमें से एक रे ऑफ लाइट आई, मिरर से टकराई, हमारे आंखों तक आई। तो क्या इसे हर पॉइंट को देखा जा सकता है? तो जवाब है हाँ। इसी प्रकार हमारी आंखों ने इतना पोर्शन देखा तो ये भी देखा ही होगा। तो इसका मतलब केवल ये वाली डिस्टेंस और ये पूरी डिस्टेंस देखने के लिए क्या ये वाला पोर्शन भी काफी था क्या केवल? मतलब इससे भी हमारे पास सारा पोर्शन देखा जा सकता है। अब जो तुम्हें मैं समझाना चाह रहा हूं वो ढंग से देखना बच्चों। क्या ये वाला एंगल आई और ये वाला एंगल आर होगा क्या? है ना? तो मैं इस डिस्टेंस को नाम दे देता हूं बच्चों h1 और इसको भी क्या दे देता हूं h1, क्योंकि दोनों की सेम डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक। मानते हो कि नहीं? फिर देखो ये वाला भी एंगल आई है, ये वाला भी एंगल आई है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी मान लेता हूं h2, और ये भी डिस्टेंस क्या होगी? बताओ ये डिस्टेंस सेम क्यों होगी? बताओ क्यों? सेम एंगल के सामने सेम हाइट होती है। सेम एंगल के सामने सेम हाइट होगी। इसमें कॉन्ग्रुएंसी वॉन्ग्रुएंसी के बारे में कुछ बात ही नहीं करूंगा, डायरेक्ट सिर्फ कंसेप्ट बता दिया कि सेम एंगल के सामने सेम हाइट होगी। अब तुम पूरे देखो h बराबर क्या मान लेता हूं? हाइट ऑफ क्या है? ऑब्जेक्ट, है ना? और वो किसके बराबर है? h1 प्लस h1 प्लस h2 प्लस h2, क्योंकि टोटल हाइट कितनी आ रही है हमारे पास यहां से लेके यहां तक, दैट इज कैपिटल H। और किसके बराबर आ रहा है? दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 2h1 2h2, दो कॉमन क्या बचेगा? दो का डिवाइड कर दो, तो h1 प्लस h2 की वैल्यू क्या आ गई? इसका मतलब मेरी बॉडी का पार्ट देखने के लिए मुझे कितने मिरर की जरूरत पड़ रही है बच्चों? अब ये तो मैंने तुम्हें पूरा ड्राइव करके बता दिया। नॉर्मली अगर मैं बताता पिछले साल तक, अगर मैं जैसे बताता हूं बच्चों, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, कि अगर मुझे अपनी पूरी हाइट देखनी तो मिरर का हाइट कितना रखना चाहिए? मेरी हाइट अगर 5-6 है तो मुझे मिरर 5-6 का हाफ लेके आना पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा बड़ा मिरर ले लूंगा तो मुझे मेरी हाइट पूरी दिख जाएगी, हाइट से पीछे वाली चीजें भी दिखने की संभावना है। अगर मेरे हाइट से आधा से भी कम ले लूंगा अगर मिरर, तो क्या मैं अपने आप को पूरा देख सकता हूं? देख सकता हूं, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी आंखें खराब है, मैं ज्यादा देख नहीं पाऊंगा ज्यादा दूर से। एक मिनिमम डिस्टेंस भी होनी चाहिए बच्चों। तो सवाल यहां पर ये पैदा होता है और उसका आंसर ये है कि अगर तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट की पूरी हाइट मिरर में देखनी है तो उस मिरर की हाइट क्या होनी चाहिए? उस ऑब्जेक्ट की जस्ट आधी। तुमने देखा होगा कि डांस ग्रुप वाले जो होते हैं वो डांस का एक स्टूडियो बनाते हैं अपना, तो पूरी दीवार को कांच से बना देते हैं। पूरी दीवार में कांच लगाने की जरूरत होती है? दीवार के किसी पोर्शन में भी कांच लगा देंगे तो भी काम हो सकता है। तो मैं तुम्हें बता देता हूं, आगे लिखा है नहीं लिखा पता नहीं, चलो मैं यहीं पे बता देता हूं, यहां लिख देता हूं। अगर तुम्हें क्या करना है बच्चों, पीछे वाली पूरी दीवार देखनी मिरर में, तो मिरर की हाइट कितनी रख दो? h/3। अगर दीवार देखनी है तो खुद को देखना है तो हाइट कितनी रखो? h/2। और पूरी दीवार देखनी है तो कितनी रख दो? h/3। जिम में कभी भी दीवार पर पूरा कांच नहीं लगा होता। जो जो जिम गया हुआ होगा उसे पता होगा कि जिम के अंदर कांच लगने की एक पोजीशन भी फिक्स होती है, इतने हाइट लेवल पे लगता है। और तुम नोटिस करना कि उस कांच के अंदर पीछे वाली पूरी दीवार टॉप से लेके बॉटम तक दिखती है, फोर सीलिंग नहीं दिखती है, पंखे नहीं दिखते हैं, मशीनिंग पार्ट सब दिखेगा, ऊपर वाला एज दिखेगा, नीचे वाला एज दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस कांच की जो मिरर की जो हाइट है वो कितनी है? h/3 है। और अगर अपने आप को देखना है तो कितनी होनी चाहिए हाइट? h/2। अब बताओ h/3 ज्यादा या h/2 ज्यादा? h/2 ज्यादा है। तो मुझे जब पूरी हाइट देखनी होती है ना, तो क्या अपन जिम में अपनी पूरी हाइट देख पाते? नहीं, पैर छूट जाते हैं, ऊपर ऐसे करते रहते, क्या कहते हैं उसे, फ्लेक्स करते रहते। और पैरों का फ्लेक्स करना तो क्या करना पड़ेगा? लंबा कांच अलग से लगा होता है जिम में, साइड में लगा होता है, वो उसके पास जाके चेक करते हैं। बड़े बड़े मॉल में देखा होगा कि जो ड्रेसिंग, मॉल की बता रहा हूँ, बाकी ये जो तुमने छोटी मोटी दुकान देखी होंगे जहाँ से कपड़े लेने जाते हैं, उनका एक ही ड्रेसिंग रूम होता है, वहीं पर कांच लगा होता है, वहीं से चेक करके आ जाओ, पास मम्मी देख के लाग रही सही लाग रही ले लूँ ऐसे। बाकी मॉल में जाओ ना तो तुम्हें हर जगह कांच दिखेंगे, कपड़े लो और चाहे ना लो, थोड़ी थोड़ी देर में यार ये कैसा लग रहा है, ये पहन के देखता हूँ। हर जगह कांच लगे हुए कि तुम लेके जाओ, तुम बस लेके जाओ।
और तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि मॉल के अंदर है ना, एक बार अंदर चले जाते हैं ना तो तुम्हें बाहर की कुछ भी आवाज नहीं आती। दूसरी चीज, मॉल के अंदर घड़ियां नहीं होती है, ताकि तुम टाइम देके ये ना पता लगा लो कि मैं लेट हो जाऊंगा। डी मार्ट में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी घड़ी तुम्हें, इवन घड़ी बेचेंगे भी नहीं हो। डी मार्ट के अंदर ये ऐसा मॉल होता है ना जिसमें फंस जाता है लोग जाके। जैसे मान लो मुझे डी मार्ट जाना है और मुझे सिर्फ और सिर्फ विंटर आ रहा है, तो विंटर सोल्यूशन वो लेके आऊंगा, क्या कहते हैं उसे, निविया के बॉडी लोशन ले आऊंगा या फिर बॉडी वॉश लेके आ जाऊंगा। तो 2-4 चीजें लेने के लिए मैं डी मार्ट गया, लेके आ जाऊंगा फटाके, बिस्किट, बिस्किट का पैकेट, मैगी के पैकेट, इसके पैकेट, उसके पैकेट, इकट्ठा हो गया। अल्लाह भैया 4,000 रुपये, सिर्फ 400 रुपये की चीज लेने गया था, 4,000 रुपये लग गए। होता है ऐसा, मॉल में अक्सर होता है। तो सब फिजिक्स यूज करते हैं, सब साइंस यूज करते हैं। चलो ठीक है, टॉपिक समझ में आ गया है। किसी को भी अपने पूरा ऑब्जेक्ट देखना तो इस टाइप से अपन कर सकते हैं। टोटल हाइट का कितना चाहिए बच्चों मुझे, h/2। सिर्फ h/2 पे ही हमारा काम हो जाएगा। देखना जरा, मेरी आंखों से क्या मैं केवल इतना ही देख पा रहा हूँ बच्चों? मतलब मुझे यहां से यहां तक का हाइट भी दिख जाएगी और ये वाला भी दिख जाएगा, तो मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मुझे सिर्फ इतने से ही काम हो जाएगा। और इतना सा पोर्शन कितना हाइट का मेरा, और कैसे निकला ये तुम्हें पता चल गया। इन दोनों को जोड़ के h के बराबर रख दिया और टोटल मिलके कितना आ गया, h/2। तो मुझे टोटल हाइट देखने के लिए h/2 में काम आ जाएगा, आधी हाइट। ठीक है, वॉल देखनी तो कितना होना चाहिए, h/3। याद रखोगे, अब तुम्हें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ो बच्चे क्या लिखा हुआ है। मैं एक मॉल में गया और मॉल में मैं ड्रेसिंग कर रहा था, तो मैं चेक कर रहा था कि मैं उसमें इस टाइप से कांच लगे हुए थे, एक इधर एक इधर, मैं खड़ा था बीच में, है ना। और सुनो सुनो, मुझे इमेज कहाँ का दिखेगी, एक तो यहां दिखी, एक यहां दिखी, और पता है यहां पे भी दिखी। मुझे मेरी इमेज है ना, इस मिरर पे भी दिखी, इस मिरर पे भी दिखी, और इस मिरर को कोइंसाइड करने वाला जो पॉइंट था ना, उस लाइन पे भी मुझे मेरी इमेज दिखी। मतलब 2 मिरर में कितने ऑब्जेक्ट, कितनी इमेज देखी जा सकती है, ये मुझे वहां देखने को मिला, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वही है, कितने एंगल पर होते थे वो रूम। तो कहते हैं कि 360 में डिवाइड कर दो किसका, कितना आया, नंबर कैसा है, नंबर कैसा है बच्चों, इवन। अगर इवन है तो नंबर ऑफ इमेज जो बनेगी ना बच्चों, वो n-1 बनेगी। क्या बनेगी, n कितना आया था, 4 में से 1 माइनस कर दो, कितनी इमेज बनी। तो 90 डिग्री पर अगर कोई 2 वॉल है, दोनों वॉल पर मिरर लगा रखे, तो मिरर के सामने अगर मैं खड़ा हूं तो मुझे मेरी कितनी इमेज दिखेगी, 3। कितने एंगल पर, 90 डिग्री पर। अब ये मिरर तो किसी भी एंगल पर हो सकते हैं, समझ रहे हो क्या, मिरर तो किसी भी एंगल पर हो सकते हैं। ये 90 डिग्री हो गया, ऐसा 45 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 60 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 60 करके देखे एक बार। 360 में डिवाइड कर देता हूं किसका, 6 में से 1 माइनस कर दो, कितनी इमेज दिखेगी, 10 डिग्री कर दो, कितनी इमेज दिखेगी। मिरर जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे, समझ रहे हो बच्चों, नंबर ऑफ इमेज बढ़ जाएगी। 90 से बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ इमेज धीरे धीरे कम होती जाएगी, है ना। तो सुनो, ये मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें अगर नंबर ऑफ इमेज निकालनी है तो मिरर और मिरर के बीच का एंगल तुम्हें पता होना चाहिए कितना है। ये 2 मिरर दिख रहे, फिर इसका डिवाइड करो बच्चों किसमें, 360 में। अगर नंबर इवन आ गया तो सीधा आंसर, नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, n-1। अगर नंबर क्या आ गया बच्चों, ऑड, जैसे मान लो कि 360 में डिवाइड करा किसका, 45 का, 9 पंजे 45, 9 छिकी 54, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12। यार ये भी इवन हो गया, 11 इमेज बन गई। किसका डिवाइड करो, 36, 12, 22, 15, 15 कर 15 का करता हूँ, 15, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, नहीं किसका डिवाइड करूँ जैसे है, 36 में किसका डिवाइड करूं कि आंसर 5 आए। पच्चम 5 सत्ते 35, 5 दोनों 72 डिग्री का कर दो बच्चों डिवाइड। 72 डिग्री का अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5, 5 मतलब ऑड, 5 मतलब ऑड। अब ऑड में 2 इमेज बन सकती है, या तो नंबर ऑफ इमेज n-1 भी हो सकती है, और डिपेंड करता है अगर तुम कहां खड़े हो, बीच में। सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है बिल्कुल मिरर के बीच में खड़े हो, इक्वेटर कहते हैं उसे।
एंगल के कहां खड़े हो बच्चों? ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, अगर इक्वेटर पे खड़े हो तो आंसर क्या आएगा n-1, और अगर इक्वेटर पे नहीं खड़े हो तो क्या आएगा? एसिमेट्रिक मतलब होता है नॉट एट इक्वेटर, समझ गए क्या? और सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? एट इक्वेटर। हजम हो गई बात? ठीक है, अमन क्यों नहीं आया आज शादी में? किसकी शादी में? दादी ने बोला कि किसी की डेथ में गए हैं, तू कह रहा वो शादी में गए हैं, तो शादी में किसी को मार तो नहीं दिया इन्होंने चक्कर में? लुप्त। क्वेश्चन करें? रेडी हो? तैयार हो ना? सब समझ गए? या वापस बता दूं एक बार रिपीट करके? तुम्हें स्टेप नंबर 1 करना है, क्या बताओ? 360 में किसका डिवाइड करना है? वो एंगल का। तो क्या मिलेगा उससे? अब n या तो क्या हो सकता है, या क्या हो सकता है? इवन आ गया तो डायरेक्ट आंसर, और अगर ऑड आ गया तो डायरेक्ट आंसर हो सकता था n-1। लेकिन कब? जब तुम कहां हो? इक्वेटर पे हो या फिर कहां हो? सिमेट्रिक, और इक्वेटर पे ना हो। जरा देखो क्वेश्चन, पढ़ो बच्चों। तो देखो, जीरो हो तो जीरो में 360 के डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा? चाहे कहीं पर भी हो, आंसर क्या आएंगे? इमेज। एंगल जीरो हो जाए तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनने वाली है? एंगल जीरो होने का मतलब क्या हो गया? एक मिरर दूसरा मिरर जीरो, दोनों के बीच में एंगल जीरो। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हाँ ये भी बात सही है। चींटी बन जा बेटा, चींटी। तू तो हो ही नहीं सकता ना, तू तो हाथी है। और हाथी और चींटी की कहानी मैंने बहुत सुनी है। तो चींटी बन के अगर दो मिरर के बीच में जाके बैठ जाओगे तो चींटी को मजा आ जाएगा, इल्यूजन में फंस जाएगी वो, डॉक्टर स्ट्रेंज। ठीक है, चलो ठीक है। ये वाला देखो बच्चों, 360 में डिवाइड कर दो किसका? इसका 3 चौक 12। तुम्हें मैंने डिवाइड करके लिख दिया वैसे, अच्छा चलेगा क्या? अगर 12 आ रहा है तो आंसर क्या आएगा? इसमें भी क्या आएगा? देखो, अगर और इवन आंसर आ गया तो 8 से 7 7, 6 से 5 5। अब 5 आ गया तो 5 में से एक माइनस कर दोगे तो 4, लेकिन 5 में से कुछ भी माइनस करोगे 5, क्योंकि कहां पर है? एसिमेट्रिक पे। 4 है तो क्या कर देंगे? 3, और 3 3 है तो क्या कर देंगे? 2 3। आया क्या? किसी प्रकार का भी एंगल क्वेश्चन बनाया जा सकता है बच्चों। दो मिरर को किस एंगल पर रखे हैं कि नंबर ऑफ इमेज 6 मिले, तब क्या करोगे? किसी दो मिरर को किस एंगल पे रखे कि 6 नंबर ऑफ इमेज मिले? जबरदस्ती, जबरदस्ती, जबरदस्ती। तैयार हो? अच्छा 6 आंसर आएगा, इसका मतलब 7 का डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ या ना? 6 इमेज बन रही तो 7 का डिवाइड करना पड़ेगा। अब तुमने पूछा सर ऑड होगा, इवन होगा, क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ये वो, तो वैसा नहीं सोचेंगे। तुम्हें पता है ये आंसर आया 6, तो इसका मतलब ये क्या हुआ होगा? 7। 7 क्या क्या हो सकता है? सिमेट्रिक भी हो सकता है, एसिमेट्रिक। अगर मुझे क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो कि सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? सिमेट्रिक। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है कि सिमेट्रिसिटी पे या मतलब इक्वेटर पे है या नहीं, तो अपन बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पे है, सही है। और देखो बच्चों, हमें बोला जाए कि 11 पे बता दो, 11 इमेज मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब 12 का डिवाइड करेंगे तो कितने डिग्री पर आ गया बच्चों? 30 डिग्री पर। उल्टा क्वेश्चन बन गया। एंगल दे दिया जाए, नंबर ऑफ इमेज बताओ, नंबर ऑफ इमेज बता दो तो एंगल बताओ। अच्छा अधिकतर क्वेश्चन ऐसे आएंगे बच्चों, 11 आएगा, 10 9 आएगा, 7 आएगा, 15 आएगा, और दे देगा ताकि एक जोड़ दो तो इवन हो जाए। जब 9 दे दिया तो इसका मतलब 10 हुआ होगा, 10 का डिवाइड मतलब 36 डिग्री। 7 दे दिया इसका मतलब 8 हुआ होगा, 8 का डिवाइड कर देंगे। 15 दे दिया इसका मतलब 16 हुआ होगा, 16 का डिवाइड कर देंगे। चले बच्चों आगे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस के लिए मुझे पढ़ाने पड़ेंगे बच्चों तुम्हें स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ाने पड़ेंगे? तो याद आ रहा है बेटा, लक्ष्य तू पूछ रहा था मुझसे कुछ सवाल। अगर क्या बने इधर? केव। और यहां पर क्या बने बच्चों? जो अच्छा हो वैसा रख लेना। जहां मिले के उसे बोले कौन के, जहां मिले पेट उसे कुछ मत बोलो, सीधे बोलो कॉन्वेक्स। ठीक है, याद रहेगा ये तो। अच्छा ये वाली जो सरफेस है ना, दोनों लेफ्ट से देखा जा रही है बच्चों। कहां से देखी जा रही है? और लेफ्ट से कैसी है बच्चों? ये पॉलिश्ड मतलब समझ रहे हो? चमकीली। चमकीला रंगीला नहीं बेटा, चमकीली सिर्फ।
ये भी चमकीली है, ये भी चमकीली है, तो ये क्या है बच्चों? नहीं, इससे कहते हैं बच्चों क्या कहते हैं इसे? नहीं, इसे कहते हैं बच्चों पॉलिश्ड, है ना? पॉलिश्ड मतलब जिस पर पॉलिश की गई हो, है ना? और इसे कहते हैं बच्चों, नहीं, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग फेस। सही है? हाँ, ये गलत गलत क्यों बताते हो तो तुम? पॉलिश मतलब जिसपे पॉलिश करी हो, है ना? तुम सोचो कि सर पॉलिश कर दो चमक जाएगी तो वहां से वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। पॉलिश का मतलब जहां पर सिल्वर का लेप चढ़ाया जाता है उसके सामने वाला जो फेस होता है वो मिरर के जैसे बिहेव करता है। बोलो हाँ बच्चों, हाँ बोलो, आवाज नहीं है, बोलो हाँ, हाँ हाँ बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ, हाँ। आवाज भी निकालो हाँ। ठीक है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं मैंने डायग्राम से शो कर दिया। स्टेटमेंट कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ यहां पर लाइन लिखी हुई कि कॉनकेव मिरर इज अ स्मूथ रिफ्लेक्टिंग पार्ट इन एनी शेप। और शेप कैसा हो सकता है? स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, इलिप्सॉइड भी हो सकता है और पैराबोलॉइडल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? मारवाड़ी में भोलड़ी का मतलब समझते हो? नहीं समझते हो? किसी ने तो सुना होगा। हाँ हाँ, ये दादी दादी होते ना जितने भी इकट्ठे होके फिर गालियां बकते ना तो वो बोलड़ी, समझ? हेटी बैठ जा रे, ज्यादा नाच रही की, तो थोड़ा तीन चार ऐसी लाइनें बोलती हुआ ना, तो वही कंसेप्ट यहां यूज में लूंगा बच्चों में। ठीक है, तो इलिप्सॉइडल और पैराबोलॉइडल पैराबोलॉइडल एक नाम और है सिलिंड्रिकल, इस पर तो चर्चा कर लेते हैं ना। मेरा ना एक गिलास सिलिंड्रिकल है और एक गिलास जो है वो केवल सिंगल लेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि मेरी एक आंख से मुझे दूर का और पास का दोनों का नहीं दिखता, इसका मतलब मेरे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस का मिक्सचर लगा हुआ, दैट इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल लेंस। और एक आंख से मुझे केवल दूर का नहीं दिखता, मतलब दिखता तो मुझे दूर का दोनों से नहीं है। मतलब तुम सोचो कि मैं दूर भाग जाऊंगा चश्मा लेके सर का तो मुझे आदमी दिखते, मुझे पड़ा हुआ नहीं दिखता, बच्चे ही ध्यान रखना, है ना? मुझे आदमी देखने की बात हो रही है बेटा, तू तो फिर भी नहीं दिखेगा। नोटिस कर रहा मेरी बात? सर मैं दिखूंगा क्या, मैं दिखूंगा क्या? नहीं बेटा, पहले ही घोषित कर दिया तू हाथी है। तू तू दिखेगा बाय डिफॉल्ट, आंख बंद कर दू तो दिखे तू। तू इतना गोरा है कि तू अंधेरे में दिख जाए, रिफ्लेक्शन की जरूरत नहीं, मोमबत्ती की जरूरत नहीं भैया, प्रकाश की जरूरत नहीं तुझे चमकने के लिए, तू खुद चमकीला है। लाहौरे यार टॉपिक पे आओ अब। एक्चुअली में क्या हमारे सिलेबस में केवल स्फेरिकल मिरर ही है और स्फेरिकल लेंस है, जबकि लेंस मिरर स्फेरिकल के अलावा भी बनाए जाते हैं। ये जो कैमरास होते हैं ना, कैमरास के अंदर जो लेंस यूज में लिए जाते हैं, हेलो, इस वाले कैमरे में जो लेंस यूज में लिए जा रहे हैं ये होते किस टाइप के बच्चों? सिलिंड्रिकल टाइप के होते हैं। इसकी बात ही नहीं करूंगा मैं, इलिप्सोइडल के टाइप के होते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कुछ ऐसी टर्म्स बताऊंगा जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हो। तो स्फेयर बनाना आता तुम्हें बच्चों? लग रहा है स्फेयर? नहीं लग रहा क्या? अब सही है यार? ये लाइन डेड डेड डैश कैसे बनेगी? है ही नहीं इसमें तो, छोड़ो छोड़ो। मुझे बताओ कि यहां से इसका सेंटर भी तो बनाना पड़ेगा अपन को, सर्कल का सेंटर कितने है? इतने, इसकी रेडियस हो गई, देखते जाना बच्चों। ये इसका क्या हो गया बच्चों? आर, रेडियस ऑफ स्फेयर है ये तो। क्या बच्चे? रेडियस ऑफ स्फेयर, ये मिटता नहीं है क्या? चलेगा। और ये इसका क्या है बच्चों? दैट इज सेंटर ऑफ स्फेयर। क्या बोलते हैं बच्चे से? अभी स्फेयर की बात हो रही है। अब इसी स्फेयर में मैं क्या करता हूं बच्चों, एक पोर्शन कट कर देता हूं,
कट कर देता ऐसे, सही नहीं काटा, अब सही है, अब सही है, ठीक है। तो जैसे मैंने काट दी तो मुझे एक सरफेस को क्या करना पड़ेगा, बताओ, पॉलिश करना पड़ेगा। इसका मतलब हम मानते हैं कि ये जो मिरर बना है, ये मिरर एक स्फेयर का पार्ट हुआ होगा और उस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर हुआ होगा, और ये जो मिरर बनाया है ये इस स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट है। क्या इस छोटे से पार्ट को यहां से यहां तक को बोला जाता है बच्चों अपर्चर। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पेलिंग गलत हो सकती है, फीलिंग गलत नहीं हो सकती। APAR होता है ये, AR, APAR, सही है ना, अपर्चर। हिंदी में से कहते हैं बच्चों द्वारक। अरे द्वार वालो, सही है। और सुनो सुनो सुनो, ये जो फेस है इसे अपन क्या बोलते हैं? ये तो रिफ्लेक्टिंग फेस हो ही गया, प्लस यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है ना, केवल यहां से यहां तक का, इससे अपन बोलते हैं बच्चों क्या? कॉलेज में इस नाम का पूरा टॉपिक ही पढ़ लोगे तुम, चैप्टर ही पढ़ लोगे, चाहे BSc करो चाहे बीटेक करो, कुछ भी करो। कर्वेचर, कर्वेचर इज द पार्ट ऑफ सॉलिड कर्व, सॉरी होल कर्व का छोटा सा पार्ट को क्या बोला जाता है? कर्वेचर। जैसे मेरे आंखों की जो ग्लासेस है, दीज आर द पार्ट ऑफ कर्व विच इज नोन एज कर्वेचर। जैसे मान लो कि तुम्हारे अपन किसी एपोक्लिप्स में फंस जाए, ऐसे फंस जाए कि वहां पर खाना पीना सब खत्म हो जाए, कुछ ना बचे खाने को, तब क्या करोगे? तो नींव के बटका भर जाएगा लक्ष्य। तो जब ये नींव के बटका भरेगा तो जितना बटका ये भरेगा, अभी नहीं क्लास के बाद, अगर ये नींव के बटका भरेगा तो देवेंद्र इसको ऐसे टेढ़ी निगाह से देख रहा है कि बेटा क्लास खत्म होने दे बस। जीभ बाहर निकालने लग गया। ज्यादा भूख लग रही है तो बेटा पेटिस के पैसे ले जाइयो, पेटिस के पैसे ले जाना। नींव बेटा देख ऐसा है, मैं जब भी पढ़ा रहा हूं, मैं जब भी पढ़ा रहा हूं तो तू ना मुंह से किताब मत है नहीं तेरे पास, थोड़ी देर बैठे बैठे 3 बाल को ही ऐसे, कैमरा उधर करना थोड़ा। तो ही नहीं यार, ये तो अभी 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 मेरे को पास से देखना पड़ेगा इसको, ये शक्ल दिखाई रे बेटा, एक तरफ की मूंछें ऊपर जा रही तेरी, तो दोनों तरफ से ताव दे, या तो मतलब पहले बाल आने दे वहां पे। सोचो कि बस करता रहता हूँ, अपने आप बाल आके हाथ में आ जाएगा है? नहीं, सोचने की शक्ति बढ़ती है ना बेटा, इससे दिमाग चलता है ना, ऐसा करने से, है ना? नहीं ऐसा करते करते सोचने की शक्ति बढ़ जाती होगी ना, गहरी सोच में चले जाते हैं कि अब इंडिया पे हमला होने वाला है, अब मैं बचा लूंगा सबको, है? चलो ये देखो सामने देखो, इसमें इस पार्ट को क्या बोला जाएगा? बोलो बोलो बोलो, इसे पता क्या बोलेंगे? पोल। अब पोल होता क्या एक्चुअली में? रेडियस से जो पास होता भी जाता ना, मिड पॉइंट ऑफ, इसे पता क्या बोल सकते हैं? मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? किसका मिड पॉइंट है ये? नहीं नहीं, मिरर भैया, मिरर पढ़ रहा है तो मिरर का मिड पॉइंट हो गया ये तो, पोल, ठीक है। अच्छा इसको पोल क्यों बोला? क्योंकि सेंटर पहले से डिफाइन है, इसी सेंटर को अब अगर इस स्फेयर को गायब कर दूं, केवल इतना सा पोर्शन को मुंह लगाया जाए, तो दिस इज कंसिडर एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ या ना? क्या बोलते हैं बच्चों? और ये रेडियस भी क्या कहलाएगी अब बच्चों? क्यों बोलेंगे इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर? क्योंकि ये कर्वेचर की एक बड़ी रेडियस थी पहले, राजमाता है ये। बाहुबली कहीं और चला जाए तब भी राजमाता तो क्या रहेगी बच्चों? राजमाता। बाद में बाहुबली का नाम कुछ और हो गया था, क्या हो गया था? नहीं 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 नहीं, जब उसको कोई और पालते ना, शिवा नाम रखते ना, शिवा। हाँ, राजमाता अभी भी शिवा के पास ही है, सॉरी शिवा राजमाता के पास जा सकता है। छोड़ो, मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, रहने दो। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? पोल हो गया। और कुछ छूटा है क्या इसमें? है
फोकस, फोकस बनाने के लिए क्या करूंगा देखना बच्चों, देखो ना, थोड़ी देर रुको तो सही, बता रहा हूँ ना मैं। तैयार हो? रे ऑफ लाइट आई बच्चों, आ रही क्या? रे ऑफ लाइट आएगी, टकराएगी, सीधी आ रही क्या? यार मैं काम करता हूँ, ये जो है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो बच्चों, ये आ रही रे ऑफ लाइट, लेकिन इससे क्या काम चलेगा, ऐसे बनानी पड़ेगी। सीधी है क्या? ओहो क्या बात है। अच्छा रे ऑफ लाइट जब भी आएगी तो क्या बनेगा? नहीं, पहले क्या बनेगा? नॉर्मल। और नॉर्मल हमेशा सेंटर से जाता, पता है स्फेयर का। ये एंगल क्या बना रहा है? हाई। टकराने के बाद कहां जाएगी बताओ? सेम एंगल बना के जानी चाहिए। कैसे बनाएगी बच्चों? सेम एंगल। क्या ये एंगल आर हो गया क्या? लेकिन बच्चों तुम देखो ढंग से, तो क्या ये रे ऑफ लाइट पीछे की तरफ जा रही है क्या? अरे हाँ है ना। और जब पीछे की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही, तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? एफ। एफ मतलब होता है फोकस। क्या होता बच्चों? फोकस। जब भी कभी भी किसी भी इमेज की पहली लाइन जहां पर जाके मिल जाए, उसे बोला जाता है वैसे तो फोकस। कहते हैं ना कैमरे का फोकस बिगड़ गया। फोकस का मतलब होता है कि रे ऑफ लाइट जाके उस पॉइंट पर अगर मीट ना हो, फोकस से आसपास मीट हो, तो ब्लर हो जाती चीजें, अदरवाइज फोकस बना हुआ रहता है। तो फोकस वर्ड यहीं से आया एक्चुअली में। ठीक है, फिर मारवाड़ी में उसको फोकस कह दिया, लेकिन है तो क्या एक्चुअली में ये फोकस। और कुछ छूटा हुआ क्या बच्चों? इससे अपन क्या बोलेंगे? ये तो इंसिडेंट रे हो गई। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? नॉर्मल। इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। चलेगा? वाह। और ये तो वो फोकस हो ही गया बच्चों। यहां से आते के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे बच्चों? फोकल लेंथ। क्लियर है इतना सा? और कुछ पॉइंट जो तुम्हें लगता है बताने चाहिए? तो मैं आगे ना एक स्क्रीन लेके आता हूँ जिसपे सारी चीजें लिखी होगी डेफिनेशन वाइज। तुम्हें सिर्फ वर्ड पढ़ने हैं, बाकी डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ जाएगी। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? रेडियस और कर्वेचर पढ़ा दिया। दूसरा पोल पढ़ा दिया। प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ, ये जो लाइन होती है ना, ये जो फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, सबसे होते हुए जाए, ये तो पढ़ा ही नहीं अपन ने। दैट इज कॉल्ड, हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और क्या? फोकस, फोकस के लिए सब कुछ लिखा है। व्हेन अ नैरो बीम ऑफ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर पैरेलल आती है, जैसे डायग्राम बना हुआ है कि आई पैरेलल और टकराई, टकरा के कहां मिल रही है बच्चों? एक पॉइंट। इससे अपन ने क्या बोल दिया? फोकस। यहां पर भी मैंने यही बनाया, जाते हुए कहां पर मिल रही है? एक पॉइंट पर, जिसको अपन ने क्या नाम दे दिया? फोकस। कंडीशन अप्लाई, ये जो लाइन लिखी हुई ना कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आनी चाहिए लाइन, तो टकरा के फोकस से मिलेगी, तो इसके बारे में मैं आगे और बता दूंगा। ये जो बड़ा सा लिखा हुआ ना स्टेटमेंट, इसको मैं तो बहुत तगड़े तरीके से समझा दूंगा। फिलहाल इसको यहीं पे स्टॉप रखो ना। फिर क्या लिखा हुआ है? फोकल लेंथ, पोल और एफ के बीच की डिस्टेंस होती है। वैसे फोकल लेंथ की डिस्टेंस कितनी आ रही है बच्चों? प्रूफ करवाऊंगा कैसे होती है, वैसे अपन सबको पता है, 10th क्लास पढ़ के आ चुके हैं। फिर क्या होता है? अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? लेंस का जो पार्ट होता है, द्वारक, जिसमें रे ऑफ लाइट पास हो सकती है। नाम बता दिया द्वारक, इसका मतलब अपर्चर का मतलब होता है ये वो द्वार है, वो गेट है जिसमें नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट मैक्सिमम जा सकती है। बाकी इससे बाहर हो गई तो वो रे ऑफ लाइट सीधी निकल जाएगी, टकराएगी नहीं। हाँ बोलो हाँ। क्या लिखा हुआ है? साइन कन्वेक्शन के बारे में बात कर। साइन कन्वेक्शन का मतलब होता है कि अगर मान लो कि हमारे पास क्या है बच्चों, एक मिरर है, तो इस मिरर के ना, अगर रे ऑफ लाइट हमेशा कहां से आती है वैसे तुम्हारे हिसाब से, और जाती किधर है? अगर राइट में चली गई, हालांकि कभी जाती नहीं है ऐसा तो, वैसे देखा जाए तो, लेकिन फिर भी अगर